हेलो बच्चों, कैसे हो आप। चलो पढ़ते हैं गॉस लॉ। गॉस लॉ, GAUSS एपॉस्ट्रोफी एस लॉ, गॉस लॉ। तो ये लॉ जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के न्यूमेरिकल्स को बड़ा ही सिंपल बना देगा आपके लिए, ठीक है। लेकिन इससे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, और इसके लिए मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए हैं। उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उन 2 वीडियो को आप जरूर देख लें, ठीक है। तो उनमें एक तो मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पूरा कंसेप्ट समझाया है और कुछ 2 डायमेंशनल सरफेसेस के न्यूमेरिकल कराए हैं, और दूसरे वीडियो में 3 डायमेंशनल सरफेसेस के न्यूमेरिकल हैं। उसको देख के आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद आता है गॉस लॉ, ठीक। चलो उससे सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट रिवाइज कर लेते हैं 1 मिनट में। क्या पढ़ा था हमने कि एक स्क्वायर है, छोटा सा, बड़ा भी हो सकता, और ये उसका एरिया वेक्टर कैसा होता है, नॉर्मल होता है सरफेस के। एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, ये मैंने बताया था। क्यों है ये बताया था। एरिया का वेक्टर हमेशा सरफेस के नॉर्मल होता है। अब मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, थीटा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच का एंगल है। चलो साहब, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है E A cos थीटा। क्योंकि cos थीटा आता है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाता है E डॉट A, ठीक। तो 2 वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, FLUX। तो जब 2 वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। इसको कभी भी वेक्टर क्वांटिटी मत समझ लेना, SCALAR, स्केलर। तो ये हमने एक स्क्वायर सरफेस लिया। अब मान लो हम कोई 3D सरफेस लेते हैं, जैसे कि ये सिलेंडर। अब ये जो सरफेस है, ये वाला, ये जो ऐसे घूम रहा है, इस पे जो एरिया वेक्टर होता है वो होता है नॉर्मल, राइट, नॉर्मल और आउटवर्ड, ठीक। नॉर्मल आउटवर्ड जो वेक्टर जाएगा वो एरिया वेक्टर होता है। ये देखो, ये तो जैसे यहां एक छोटा सा सरफेस लिया, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा, छोटा सा एरिया है इसका, ये ऐसे छोटे छोटे एरियाज को मिला के ये बना है सिलेंडर। और सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, E, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, थीटा एंगल है दोनों के बीच का। तो जो स्मॉल फ्लक्स होगा इस छोटे से एरिया में, वो होगा d फाई इक्वल टू E DA cos थीटा। ये हमने पढ़ा है। ये भी एक डॉट प्रोडक्ट होता है, और ये हो जाता है E, अभी डॉट मत लगाओ, डॉट बाद में लगेगा, डॉट DA, वेक्टर क्वांटिटी d फाई। फिर हम क्या करेंगे, हमें अगर टोटल फ्लक्स निकालना है तो हम क्लोज्ड सरफेस का इंटीग्रेशन ले लेते हैं। टोटल फ्लक्स
ये फ्लस्क जो है हम क्लोज सरफेस का निकालते हैं, ये याद रखना। तो इंटीग्रेशन ले लिया और ये सर्कल क्या शो करता है, क्लोज सरफेस, d5 इक्वल टू इंटीग्रेशन E dA, ये है आपका। तो ये तो रिवीजन हो गया। अब हम गॉस लॉ पे आ जाते हैं, यहीं से गॉस लॉ निकल के आएगा। ठीक, चलो भाई इसे रब करो। सबसे पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं गॉस लॉ का, ठीक है। स्टेटमेंट, the total flux through any closed surface is 1 by epsilon naught times the total charge enclosed by the closed surface। तो ये क्लोज्ड सरफेस की कहानी है कि क्लोज्ड सरफेस में जो टोटल फ्लक्स होता है इट इज 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। क्लोज सरफेस का क्या अर्थ हुआ, 3 डायमेंशनल सरफेस। तो इक्वेशन की फॉर्म में हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, फाई तो ये टोटल फ्लक्स हो गया, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन साइन E dA, ठीक है। दिस इज इक्वल टू Q जो कि टोटल चार्ज है क्लोज सरफेस पे, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, ये हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं। एप्सिलॉन नॉट क्या है, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इस छोटी सी इक्वेशन ने चीजों को बहुत आसान बना दिया है। क्लोज सरफेस में फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करना है ये बहुत इजी हो गया है। अब आगे देखते हैं क्या कहानी है। एक स्फीयर का एग्जाम्पल लेके हम इस चीज को समझते हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण, कुछ भी कह लो, ठीक है, उसके माध्यम से समझते हैं। कहां पे बनाया जाए स्फीयर, चलो यहां बनाते हैं। ये एक, वाह, ये एक स्फीयर है, यहां ये इसका सेंटर है जहां पर प्लस क्यू चार्ज है। अब यहां इसके सरफेस पे हमने एक एरिया मान लिया, ये स्मॉल एरिया है डी ए स्मॉल एरिया। इस एरिया पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, E, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू चार्ज की वजह से। R क्या है, रेडियस, स्फीयर की रेडियस, हमने ये लिख दिया। चलो R इज रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक। 3D सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो कहां होगी, वो भी यही होगी, DA, क्योंकि एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो सरफेस के नॉर्मल होती है, आउटवर्ड होती है। समझ गए, ये मैंने पिछले वीडियो में समझाया था जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देख जरूर लेना बच्चों। अरे बच्चे सब देख लेते हैं, बच्चे होशियार हैं, आजकल के बच्चे
समझदार हैं। चलो साहब आगे बढ़ते हैं। अब हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है। फ्लक्स इसी तरीके के कई छोटे छोटे एरियाज मिला के, ठीक है, छोटे छोटे एरियाज DA मिला के ये स्फीयर का सरफेस टोटल बना है। तो जो फ्लक्स होगा टोटल यही है। इन सारे एरियाज को इंटीग्रेट कर दो। क्लोज सरफेस है इसलिए ये रिंग दिखा दी हमने, सर्किल EDA, ठीक, ऐसे कर दिया हमने इंटीग्रेट। कोई परेशानी थोड़ी है। दिस इज इक्वल टू EDA cos थीटा, डॉट प्रोडक्ट है cos थीटा। पढ़ चुके हैं हम सर, कोई परेशानी नहीं है। चलो भाई, अब आप ये देखो E, आप E पे गौर फरमाओ। अब मान लो हमने एक एरिया ये ले लिया DA, ये भी R डिस्टेंस DA, ये इसकी डायरेक्शन हो गई एरिया वेक्टर की, आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल, ठीक है साहब। अब इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस Q चार्ज की वजह से क्या ऐसा होगा, ये E, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के केस में कैसा होता है, अवे फ्रॉम द चार्ज, उसी लाइन पे होगा लेकिन अवे फ्रॉम द चार्ज, चार्ज से दूर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें अब आप देखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के एंगल के बीच का एंगल क्या है, 0। इट मींस थीटा इज 0 डिग्री, cos 0 इज 1। तो फाई टोटल इक्वल टू फाई टोटल क्लोज इंटीग्रेशन EDA, ठीक है बच्चों। अब E देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तो ये जो एरिया है हमने सरफेस पे लिया है जो कि R डिस्टेंस पे है, जो स्मॉल एरिया DA है, और Q सेंटर पे चार्ज है। तो Q चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड R डिस्टेंस पर ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब इसकी वैल्यू रख दो आप, तो यहां आपका आ जाएगा फाई टोटल इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² इंटू DA। अब आप देखो Q सेंटर पे चार्ज है, कांस्टेंट वैल्यू है, R रेडियस ऑफ द स्फीयर है। तो आप सरफेस, ये स्मॉल एरिया सरफेस पे ले रहे हैं, वो आप यहां पर ले या इस जगह ले या यहां ले, R हमेशा सेम रहेगा क्योंकि इट इज अ स्फीयर। ये स्फीयर है जिसका रेडियस R है, तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, इसे हम इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं। दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² इंटीग्रेशन DA। अब आप ये देखिए कि ये जो क्लोज्ड इंटीग्रेशन DA क्या है, छोटे छोटे एरियाज को मिला के हम उसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई R²। तो ये आपका हो जाएगा 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। है ना सिंपल। अब देखो 4 पाई से 4 पाई गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो रह क्या गया, ऊपर क्यू और नीचे एप्सिलॉन नॉट। तो फाई टोटल इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमने गॉस लॉ हमने दिखा दिया स्फीयर के केस में। ठीक है, इस तरीके से जो भी क्लोज्ड ऑब्जेक्ट होगा उसकी डेरिवेशन में थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, लेकिन फाइनली जो निकलेगा आंसर ये Q बाय एप्सिलॉन नॉट। Q क्या है, टोटल चार्ज एंक्लोज्ड विद इन द क्लोज्ड स्फीयर, यानी क्लोज्ड स्फीयर कह लो या कोई और ऑब्जेक्ट कह लो, 3D ऑब्जेक्ट। 3D क्लोज्ड सरफेस बोले तो वो एक बेहतर शब्द होगा, क्यों, है ना। तो बेहतर शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तो Q क्या है, टोटल चार्ज विद इन 3D क्लोज्ड सरफेस। 3D क्लोज सरफेस के लिए गॉस लॉ एप्लीकेबल है। स्फीयर के केस में हमने ये दिखा दिया है। दिखा दिया बच्चों, आप देखो इसे और समझ लो। तो बच्चों रब कर देते हैं, इतना पोर्शन हम रब कर रहे हैं। नोट तो आपने कर ही लिया होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लो गॉस लॉ के केस में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां लिख रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला, देखो पहला तो ये कि क्लोज्ड 3D सरफेस के लिए गॉस लॉ एप्लीकेबल है, चाहे किसी भी शेप का हो, किसी भी साइज का हो। तो पहला, इट इज या गॉस लॉ इज applicable to all 3D closed surfaces। पहली बात यहां तक लिखेंगे। दूसरी बात, अगर इस स्फीयर का रेडियस डबल हो जाता, यहां तो रेडियस r है, मान लो ये हो जाता 2r, तो क्या फ्लक्स पे कोई अंतर पड़ता? गॉस लॉ के हिसाब से टोटल फ्लक्स इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी ये सिर्फ डिपेंड करता है दो चीजों पे, पहला कि क्लोज्ड सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, और दूसरा इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है। तो बस दो चीजों पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको पता है, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, ये भी न्यूमेरिकल में लिख देते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो दो ही चीजों पे डिपेंड करता है। अगर रेडियस आपने डबल कर भी दिया तब भी फ्लक्स पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, रेडियस आपने हाफ कर दिया तो भी फ्लक्स पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, अगर शेप चेंज हो जाए, ये भी दूसरी बात ही है, शेप चेंज हो जाए तो भी टोटल फ्लक्स पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसका अर्थ क्या हुआ, मान लो स्क्वायर ना होके एक सिलेंडर है, ठीक है,
यहां इसके अंदर एक चार्ज है Q, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा बताओ? टोटल फ्लक्स होगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो शेप से कोई अंतर नहीं पड़ रहा, साइज से कोई अंतर नहीं पड़ रहा। ठीक है, टोटल फ्लक्स डज नॉट डिपेंड अपॉन साइज एंड शेप of the object of the 3D surface, बोलो 3D closed surface। ठीक है, सही बात बोलनी चाहिए। आ गई ये बात समझ में? है ना? तो देखो चुटकियों में काम हो जाएगा, चीजें समझ में आनी चाहिए। चुटकियों में काम करने में कोई बुराई नहीं है, स्मार्ट वर्किंग की तरफ फोकस करो। ठीक है, आजकल का जमाना है स्मार्ट वर्किंग की तरफ। तो ये हमारा हो गया दूसरा पॉइंट। इसकी जगह, सिलेंडर की जगह कोन होता और उसके अंदर एक क्यू चार्ज एनक्लोज होता, तो भी फ्लक्स क्या होता? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। शेप पे डिपेंड ही नहीं करता। बिल्कुल सही। है ना? बढ़िया बात। अब थर्ड पॉइंट देखो क्या होगा। थर्ड पॉइंट लिख लो। मान लो ये चार्ज अंदर नहीं है, ये चार्ज अंदर नहीं है, ये चार्ज है यहां बाहर, पॉजिटिव चार्ज। तो अगर क्लोज सरफेस के बाहर चार्ज है तो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस चार्ज की वजह से जीरो होगा। इस चार्ज की वजह से कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा। क्लोज्ड 3D सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो अंदर के टोटल चार्ज की वजह से होता है। ये लिख लो, इफ चार्ज लाइज आउटसाइड द 3D closed surface, comma, total flux due to that charge is zero। ठीक हो गया? बिल्कुल। चौथा पॉइंट, मान लो ऐसी सिचुएशन है कि बाहर एक, अंदर तीन चार्जेस हैं, Q1, Q2 और ये Q3, और एक चार्ज बाहर है Q4। तो जो टोटल फ्लक्स होगा वो अंदर के चार्जेस की वजह से होगा, बाहर के चार्जेस की वजह से नहीं होगा। यह बात भी बिल्कुल सही है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? फ्लक्स इज ओनली ड्यू टू द चार्जेस इनसाइड द क्लोज सरफेस। टोटल फ्लक्स इज ड्यू टू द चार्जेस inside the closed surface। क्या मतलब? फाई टोटल इज इक्वल टू, तीन चार्जेस अंदर हैं, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल चार्ज क्या कहता है? टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? एडिटिविटी ऑफ चार्ज लग जाएगा ना, इसको जोड़ लो, इसे और इसे, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। वो कितना, क्या हो जाएगा? टोटल प्लस। हो गया ये चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बच्चों ये आप नोट कर लो।
बस एक और पॉइंट मैं यहां लिखना चाह रहा हूं, ये वाला पॉइंट आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने में बहुत ही सहायता करेगा, ठीक है, वो मैं लिख देता हूं। हालांकि गॉस लॉ की कहानी इन 4 पॉइंट्स तक अभी तक खत्म हो गई है, लेकिन मैं आपको एक पॉइंट बताना चाह रहा हूं। तो सही है सर, आप बताओ, एक और पॉइंट पता लग जाएगा तो इसमें कोई हर्ष थोड़ी है। चलो यहां लिख देता हूं, जैसे कि आपने ये लिखा टोटल फ्लक्स इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो पता ही है, इट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट DA। इस केस इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इट इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस, मतलब जो जितने भी चार्ज हैं प्रेजेंट, उनका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जैसे 3 चार्जेस तो ये होगा Q1 Q2 Q3, एक चार्ज और था, ये फिगर हमें रब नहीं करना चाहिए था, ये सिलेंडर है, 3 चार्जेस थे Q1 Q2 Q3 और यहां Q4 था। तो जो E होगा वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू ऑल द चार्जेस। Q1 Q2 Q3 तो लेंगे, लेकिन Q4 भी कंसीडर करेंगे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड जोड़ेंगे, इनका रिजल्टेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब हर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, उसे जोड़ देंगे, यानी उनका रिजल्टेंट निकालेंगे, दैट इज E। ये बात ध्यान रखनी होगी। लेकिन जब फ्लक्स हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो सिर्फ वो चार्जेस लेंगे जो कि क्लोज सरफेस के अंदर होंगे, है ना कमाल की बात। इस कमाल की बात को अपने दिमाग में याद रखना। फिर से रिपीट कर रहा हूं, फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे Q बाय एप्सिलॉन नॉट से, तो Q क्या होगा, सम ऑफ टोटल चार्जेस इनसाइड द क्लोज सरफेस। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रिजल्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस। लिख देना, E इज रिजल्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्यू टू ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड, लिख देते हैं इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लोज सरफेस, इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लोज सरफेस। ये हो गई कहानी, रिजल्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस प्रेजेंट, कहां पर, इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लोज सरफेस। तो बच्चों बहुत अच्छी कहानी हो गई, आप देखो समझो, इसको एंजॉय करो, ठीक है। ओके बाय, नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स करेंगे, सी यू, टाटा।